is about the specific heat. केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिजिक्स में भी है. लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट की स्पेसिफिक हीट होता क्या है. ठीक है, फिर ये हमें जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे वहां पर भी यूज होगा कॉन्सेप्ट. अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल पे बताऊंगा स्पेसिफिक हीट क्या होती है. ठीक है, नाम बता दूंगा किस टाइप, कौन सी इसकी टाइप्स हैं, बट कोई मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव नहीं करेंगे. सिर्फ बेसिक लेवल पे देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट ही क्यों बोला जाता है, ये नाम ही क्यों है स्पेसिफिक हीट. देखिए, सपोज एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, से दिस इज अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम जिसका मास है m. देयर इज अनदर पीस ऑफ एल्यूमिनियम, इसका मास है 2m. ठीक है, मतलब एक हैवियर है, एक थोड़ा लाइटर है. दोनों का इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस एंड वी वांट टू रेज देयर टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस. तो इसका मतलब है मुझे इसे भी 20 से 30 करना है और इसे भी 20 से 30 करना है. तो दोनों में टेम्परेचर में चेंज सेम लानी है. टेम्परेचर को 20 से 30 करना है इन बोथ केसेस. जब उसका मास m है तब भी 20 से 30 करना है, और जब उसका मास 2m है तब भी 20 से 30 करना है. तो मुझे बताओ कौन से केस में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी. इन विच केस वी सप्लाई मोर हीट, जहां मास m है वहां या यहाँ मास 2m है वहां. जितनी बॉडी का मास ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी. ठीक है, छोटे से ऑब्जेक्ट को हीट करने के लिए थोड़ी सी हीट देनी है. ठीक है, छोटे से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज करना है तो थोड़ी हीट देनी पड़ेगी. बड़े ऑब्जेक्ट का बिगर मास ज्यादा हीट. तो दैट मीन्स अगर इन दोनों की नेचर सेम है तो जो हैवियर है उसे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी टू रेज इट्स टेम्परेचर. फिर दूसरी चीज समझो, मान लो दोनों का मास सेम है, मटेरियल भी सेम है, ये भी कॉपर ले लेते हैं, ये भी कॉपर ले लेते हैं, दोनों का मास सेम है, मटेरियल सेम है, बट इसके टेम्परेचर को 20 से 30 करना है और इसके टेम्परेचर को 20 से 40 करना है. तो अब ज्यादा हीट कौन से केस में देनी पड़ेगी. जहां टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है वहां ज्यादा हीट देनी है, या जहां टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है वहां ज्यादा हीट देनी. ज्यादा हीट कौन से केस में देनी पड़ेगी. सेकेंड केस में, बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय लार्जर अमाउंट. तो जहां ज्यादा चेंज लानी है टेम्परेचर में वहां ज्यादा हीट देनी पड़ेगी. अगर टेम्परेचर में जो चेंज लानी है वो बराबर है तो तब ज्यादा हीट देनी पड़ेगी जब मास ज्यादा है. दूसरा क्या, अगर मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास भी सेम ले लूं और टेम्परेचर में चेंज भी सेम लेना चाहते हैं, चेंज भी सेम करना चाहते हैं, दोनों को 20 to 30 करना है, लेकिन अब की बारी दोनों की नेचर डिफरेंट है, तो क्या अब दोनों को बराबर हीट देनी पड़ेगी. नहीं, दोनों की नेचर डिफरेंट है, तो यहां भी हमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी. इसका मतलब समझो बेटा एक बार फिर से, अगर दो ऑब्जेक्ट्स का मास डिफरेंट है, नेचर सेम है और टेम्परेचर में चेंज सेम लानी है, तो ज्यादा हीट किसको देनी पड़ेगी, जिसका मास ज्यादा है. अगर मास सेम है तो ज्यादा हीट उसको देनी पड़ेगी जिसके टेम्परेचर में ज्यादा चेंज लानी है, और अगर नेचर डिफरेंट है तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, चाहे मास भी सेम है और टेम्परेचर में जो चेंज लानी है वो भी सेम है. दैट मीन्स द अमाउंट, ये डेफिनेशन एक बना रहे हैं, डायरेक्टली नहीं लिखवा रहा हूं मैं. ठीक है, ये कुछ लिखेंगे नहीं आप, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था. द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a substance
is directly proportional to number 1 mass of the substance, that is m, and number 2 is the change in temperature required, that is delta T. कितनी हीट चाहिए बेटा किसी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, वो डिपेंड करता है एक तो उसका मास कितना है, ज्यादा मास होगा तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और दूसरा टेम्परेचर में चेंज कितनी लानी है। अगर टेम्परेचर में ज्यादा चेंज लानी है तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और अगर टेम्परेचर में कम चेंज लानी है तो कम हीट देनी पड़ेगी। देयरफॉर अगर मैं Q से रिप्रेजेंट करूं हीट को, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m के है, एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा T। लेकिन इस एक्सप्रेशन में नेचर की तो बात आई ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कॉपर और एल्युमिनियम के लिए डिफरेंट हीट देनी पड़ेगी? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है यहाँ, अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओ, यू राइट दिस एज Q इक्वल टू सी एम डेल्टा T। बेटा यहाँ जो ये लेटर C है, इसी लेटर को स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, C इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, and what we call it as specific heat। specific heat क्यों? अगर आप मैथमेटिकली देखोगे बेटा, C आपके पास आएगा Q बाय m इंटू डेल्टा T। ठीक है, C कितना बनेगा? Q बाय m इंटू डेल्टा T। तो देखो C का SI यूनिट क्या बना? What is SI unit of C? जोल। ये Q है क्या? हीट। हीट का SI यूनिट जोल है, बिकॉज हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो C का SI यूनिट बनेगा जोल पर kg पर केल्विन। लेकिन हम थर्मल फिजिक्स में जो हीट का यूनिट यूज करते हैं वो क्या है? व्हाट इज द थर्मल यूनिट ऑफ हीट? कैलोरी। तो हम थर्मल यूनिट जो बेटा यूज करते हैं, दैट इज कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और आपको ये चीज पता है कि जब यहाँ डेल्टा T लिखा है, तो चाहे आप केल्विन इनवर्स लिखो या सेंटीग्रेड इनवर्स लिखो, वो बेसिकली बात एक ही है, नाम डिफरेंट है, बट जब वो चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वैल्यू विल बी सेम। ठीक है, इसके बेसिस पे हम C को देखो कैसे डिफाइन करते हैं। अगर मैं इस C की वैल्यू ले लूं, तो बोलूं इफ m इज 1 ग्राम, अगर ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1 ग्राम, और उसके टेम्परेचर में जो चेंज लानी है वो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन भी बोल सकते हो, बिकॉज चेंज तो सेम ही होती है। अगर मास 1 ग्राम है और डेल्टा T जो है 1 डिग्री सेल्सियस है, 1 देन C विल बी इक्वल टू Q। C किसके बराबर हुआ? Q के बराबर हुआ। अब देखना, देयरफॉर C को मैंने बोला स्पेसिफिक हीट, क्यों बोला देखो, द स्पेसिफिक हीट is the amount of heat required. It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram, 1 kg भी हो सकता है, of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance
by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Specific heat is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram or 1 kilogram of a substance by 1 degree Celsius या 1 Kelvin. ठीक है, अब ये स्पेसिफिक वैल्यूज आ गई हमारे पास. स्पेसिफिकली वी डिफाइन 1 ग्राम यूनिट रेज इन टेम्परेचर, इसलिए इसको स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक क्या मतलब होता है? पर्टिकुलर, इसलिए इसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं. बेटा ये जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की हाईएस्ट होती है. फॉर वाटर इस सी की वैल्यू है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. अब इसका मतलब क्या है? देखो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, 1 है ना, तो उसको 1 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी. किसको? वाटर को. सी when we give heat to a substance, the temperature increases, and when a substance loses heat, temperature decreases. So delta T can be increase or decrease, right? So therefore 1 calorie of heat is required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. 1 डिग्री सेल्सियस से अगर 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को बढ़ाना है तो उसको 1 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी. क्या आप इसे SI यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम ऑफ वाटर हो तो उसे कितने जोल हीट देनी पड़ेगी उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, वो तो सेम ही होता है. इसमें आपने टेम्परेचर को तो चेंज करना नहीं है, चाहे यहां मैं डिग्री सेल्सियस लिखूं या 1 केल्विन लिखूं, लेकिन ये चेंज करना पड़ेगा. अगर ये जोल में चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा कितने जोल हीट चाहिए 1 किलोग्राम वाटर को. तो यू जस्ट कन्वर्ट दिस वैल्यू. कितना वैल्यू है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. इसे कन्वर्ट करें जोल पर केजी पर केल्विन. ठीक है, और आपको मैंने पहले दिन बताया था 1 कैलोरी होता है 4.186 जोल, या 4.2 भी बोल सकते हो आप. 1 कैलोरी होता है 4.2 जोल भी बोल सकते हो. बताइए. कर लिया? कर भी लिया? कितना आया? ये वैल्यू SI में बताओ ना कितनी है. 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस को SI यूनिट में कन्वर्ट करो. हाँ जुनेद, कुछ नहीं करना यार. कैलोरी में कितने जोल होते हैं वो लिखा है, ग्राम में कितने केजी होते हैं वो आपको पता है. 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हुए? 1/1000. बस. बाकी सेल्सियस और केल्विन को तो चेंज करना नहीं है क्योंकि वो तो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. C is 1 calorie per gram per degree Celsius. 1 कैलोरी होता है 4.186 जोल. 1 ग्राम होता है 1/1000 kg डिग्री सेल्सियस. ऐसा करने दो. अगर आपने SI में लिखना है तो इसी को केल्विन रहने दो, क्योंकि डेल्टा T तो चाहे 1 डिग्री सेल्सियस है चाहे 1 केल्विन है. ठीक. दिस 1000 विल गो अप, बनेगा 4186, है ना. 4.186 इंटू 1000 जोल. इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर
4186 joule of heat is required to raise the temperature of 1 kilogram of a substance, 1 kilogram of water by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. बेटा ये जो स्पेसिफिक हीट है, जब हम किसी सब्सटेंस के अमाउंट की बात करते हैं, सॉरी मास की बात करते हैं, तो स्पेसिफिक हीट बोलते हैं. If we consider 1 mole of a substance, you know 1 mole is not 1 kg or 1 gram. Mole is the amount of substance. तो तब इसे बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट. सिंपल स्पेसिफिक हीट क्या है, या सिर्फ स्पेसिफिक हीट बोलेंगे? अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram or 1 kg of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. और जब हमारे पास 1 kg या 1 gram की जगह 1 mole होगा, 1 mole is the number of atoms. ठीक है, कितना है? 6.023 into 10 raised by 23 atoms का, या 23 molecules का, या 26.023 into 10 raised by 23 particles का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करना है, तो जितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट. ठीक, नेक्स्ट देखिए. बेटा ये जो स्पेसिफिक हीट है, दो तरह की है. पढ़ा आपने? वन इज सीपी, द अदर इज सीपी. When it is CP, we say it is specific heat at constant pressure. CV होगा तो it is called as specific heat at constant volume. और हमेशा हम प्रूव करेंगे इस रिजल्ट को लेटर ऑन थर्मोडायनेमिक्स में. At constant, under constant pressure conditions, हमें हमेशा ज्यादा हीट देनी पड़ती है. So we say specific heat at constant pressure is always more than the specific heat at constant volume. अगर pressure constant रखना है तो more amount of heat is required, और अगर volume constant रखना है तो कम heat चाहिए. CP is always greater than CV. अभी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ रिलेशन. CP माइनस CV R होता है. अभी मैं R की वैल्यू भी चलो बता देता हूँ. R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, केटीजी में यूज होगा 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होता है बेटा. 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जोल को जब आप कैलोरी में कन्वर्ट करोगे तो 1 जोल को लिखोगे 1/4.2 कैलोरी. ठीक है, इट इज आल्सो इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन. ये हम बाद में देखेंगे रिलेशन. ठीक है, चलिए एक डायमेंशंस में एक चीज और बताते हैं आपको. हमारे पास क्या इक्वेशन बनी? Q इक्वल टू CM डेल्टा T. ठीक है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे हमारे पास इक्वेशन बनी कि जो भी हमें हीट चाहिए दैट इज CM डेल्टा T. Therefore, अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं C विल बी इक्वल टू Q बाय M डेल्टा T. देखो अभी तक हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो MLT लिखते हैं, क्योंकि हम वो मैकेनिक्स पढ़ते हैं बेसिकली. अभी देखना डायमेंशंस में, अगर मैं लिखूं डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर C, स्पेसिफिक हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? तो आई विल राइट C का डायमेंशनल फॉर्मूला. Q क्या है बेटा? अरे डायमेंशनल फॉर्मूला तुम यूनिट बोलते हो, यूनिट जूल है ना. Q तो हीट है, हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क. व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क?
Dimension formula work is m1 L2 T minus 2. What is m? Mass m1 and delta T क्या है? Change in temperature है तो temperature ना, so it is Kelvin. T नहीं Kelvin है ना. तो अभी यहां पर आपके पास बना m0 1 है, L2 K minus 1. मतलब जो भी थर्मल फिजिक्स में आपके पास क्वांटिटीज आएंगी उनमें K भी होगा. जैसे आपको मैंने बताया था, यहां भी हिंट दिया था पहले, जब हम चार्ज को डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं I इंटू टी. सो व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज? क्योंकि चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, और करंट तो फंडामेंटल है ना. 7 की जो लिस्ट है उसमें करंट है या नहीं है? मास लेंथ टाइम टेम्परेचर में करंट भी है और टेम्परेचर भी है. तो इसलिए जब चार्ज के डायमेंशन फॉर्मूला की बात करते हैं, वी राइट m0 L0 T1 A1. mlt तो होगा हमेशा, वो तो बेसिक क्वांटिटीज हैं ये हमारी. बट जब हम कभी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो उसमें ए भी आ जाएगा, और जब हम किसी थर्मल क्वांटिटी की बात करेंगे तो उसमें के भी आ जाएगा. तो डायमेंशंस इसीलिए फिजिक्स 3 डायमेंशनल नहीं है, 7 डायमेंशनल है. और अगले ही चैप्टर में मैं जब आपको ये आर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सिखाऊंगा, या अभी कर देते हैं इसको भी. आर का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं अभी, तो इसमें देखना मोल भी आ जाएगा. ठीक है, लेट मी राइट वन इक्वेशन विच इज वेरी कॉमन. बताओ ये सी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल गया कैसे निकाला? रीजन पता चला? सिर्फ MLT नहीं है, फिजिक्स इज 7 डायमेंशनल. वी कैन हैव, इसलिए डायमेंशंस को जब डिफाइन किया क्या लिखा? डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड. सो हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर? 7. ठीक है, वी कैन हैव ए क्वांटिटी जो 7 पे डिपेंड करती है. ऐसे वैसे है कोई भी नहीं, बट वी कैन हैव 4 और इवन 5 आल्सो. देखता हूं अभी. बेटा एक बड़ी कॉमन सी इक्वेशन है, जैसे अगर आप कभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो तो एक कॉमन सी इक्वेशन आती है V इक्वल्स टू IR. इसे दिस इज ओम्स लॉ, और कभी हम सीरीज, कभी पैरेलल, कभी करंट और कभी वोल्टेज फाइंड करने में ओम्स लॉ की इस स्टेटमेंट को यूज करते हैं. इन द सिमिलर वे थर्मल फिजिक्स में वी हैव ए इक्वेशन, वेरी कॉमन इक्वेशन, जिसके बेसिस पे हमारी पूरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो बेस्ड है. इसी के बेसिस पे आप बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-सैक लॉ, उसके बाद एवोगैड्रोस लॉ, सब इसके बेसिस पे हो जाएगा. पूरा थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट इस पे बेस्ड है. PV इक्वल्स टू nRT. समझो बेटा इस इक्वेशन में व्हाट इज P, व्हाट इज V? V is volume. You know what is pressure? Force per unit area, Newton per meter square, है ना. वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. चाहे लीटर ले लो, चाहे मीटर क्यूब ले लो, चाहे सेंटीमीटर क्यूब ले लो. इस इक्वेशन में दिस n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ मोल्स. व्हाट इज दिस T? याद रखना, दिस T इज नॉट टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर. मतलब ये केल्विन वाला है. दिस T इज बाय डिफॉल्ट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मींस टेम्परेचर इन केल्विन. और ये जो R है, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ठीक है, एंड हमारा यहां पर अभी पर्पस सिर्फ इसको ही देखना है, बाकी सब तो हम पढ़ लेंगे बाद में. अगर R का यहां से यूनिट निकालना है, यूनिट्स ऑफ R, बेसिक मैंने आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस में बताया था. आई कैन राइट R इक्वल टू P इंटू V डिवाइडेड बाय N इंटू T. N को कहां छोड़ा? P इंटू V हो गया प्रेशर इंटू वॉल्यूम. घर बैठ के करना इसको. प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क होता है. प्रेशर इंटू वॉल्यूम का यूनिट वही होगा जो वर्क है. शॉर्टकट में बता देता हूं. यहाँ प्रेशर होता है बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब. देखो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और ये है वॉल्यूम मीटर क्यूब. तो
कैंसिल कर दोगे तो क्या बनेगा, न्यूटन इंटू मीटर, वही जो न्यूटन इंटू मीटर है वही तो जूल है। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या बना, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जूल बना। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, सो दिस इज मोल। टेम्परेचर क्या है, केल्विन, दैट इज वाई आर का यूनिट क्या बना, जूल पर मोल पर केल्विन, एंड दैट इज वाई जब मैंने इस आर की वैल्यू लिखी आई रोट 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। और आपको पता है कि 1 कैलोरी अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल होता है, सो 1 जूल को 1/4.2 कैलोरी अगर आप लिख लो, यहां पर डाल दो, तो ये बनता है 8.31 इंटू 1/4.2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 ही बनेगा। ठीक है, 8/4 होता तो क्या 2 ही आना था एग्जैक्ट, बट 8.31 थोड़ा सा 8 से बड़ा है, ये थोड़ा 4 से बड़ा है, तो यू कैन मेक एन आइडिया कि दिस वैल्यू, ये केमिस्ट्री में ज्यादातर आप ऐसे लिखते हो इसको, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये तो हो गए यूनिट्स ऑफ आर, बट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर क्या होगा, ये लिख रही थी, लिखना तो। बेटा अगर आर के डायमेंशन की बात करोगे यहीं से आ जाएगा, पीवी डिवाइडेड बाय एन इंटू टी। प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क होता है, तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, m1L2 T minus 2, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर के लिए आई राइट केल्विन। सो इट इज इक्वल टू m1L2 T minus 2 K minus 1 मोल माइनस 1। देखो ऐसा कभी देखा पहले 5, वी कैन हैव 5 आल्सो। ठीक है, सिर्फ ML और T के कुएं में नहीं रहना है, कुएं से बाहर भी निकलना है। चलिए हम मेन उस पे आते हैं, स्पेसिफिक हीट पढ़ रहे थे। देखो किसी भी बॉडी को हीट सप्लाई करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और कोई भी बॉडी अगर हीट लूज करेगी तो उसका टेम्परेचर कम होगा। सपोज करो कि दो डिफरेंट बॉडीज को हम कांटेक्ट में लाते हैं, इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर पहले डिफरेंट है, कांटेक्ट में लाया तो हीट फ्लो करेगी अपने आप, कहां से कहां, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वहां हीट का फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। जैसे आपने 10th में पढ़ा, चार्ज का फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है, हीट का फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। सो वी हैव ए प्रिंसिपल हियर कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सेज कि जब भी, देखो अगर दो ही बॉडीज हैं, हम कोई लॉस कंसीडर नहीं कर रहे कि एक बॉडी ने दूसरी को दिया तो बीच में कुछ हीट कहीं और भी चली गई होगी, वो कंसीडर नहीं कर रहे। when there is exchange of heat between two bodies, then heat lost by one body is equal to heat gained by the other body.
हीट लॉस बाय वन इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द अदर। एक बॉडी अगर कुछ हीट लूज करेगी, दूसरी बॉडी गेन भी करेगी, तो जितना एक ने लूज किया उतना दूसरे ने गेन किया। ठीक है, अब ये जो हीट है, दिस इज C1 M1 डेल्टा T1, अभी पढ़ा हमने। दिस इज इक्वल टू C2 M2 डेल्टा T2। C1 M1 delta T1 is equal to C2 M2 delta T2. This is principle of calorimetry. अमाउंट ऑफ हीट, चाहे बॉडी का टेम्परेचर एक का बढ़ा तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर हो गया डेल्टा टी, दूसरा का कम हुआ तो उसमें भी चेंज हुआ, लेकिन उसको हम डेल्टा T2 बोल देते हैं। मास डिफरेंट ले सकते हैं, अगर दोनों मटेरियल्स की नेचर डिफरेंट हुई तो C1 C2 डिफरेंट है, बट अगर सेम नेचर हुई तो C1 और C2 भी सेम होंगे। एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये क्लियर होगी स्टेटमेंट। सिंपल क्वेश्चन है, 100 ग्राम ऑफ वाटर at 80 degrees Celsius is mixed with 50 gram of water at 40 degrees Celsius. This is a very common question. गर्म पानी में थोड़ा ठंडा पानी मिक्स कर दिया, ठीक है। सो पर्पस क्या है, इसके टेम्परेचर को थोड़ा कम करना है, इसको थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है। इतने जैसे ये तो आजकल भी कर सकते हैं, ये इतने गर्म पानी से नहाएंगे नहीं और इतने ठंडे पानी से नहाना भी मुश्किल है। सो व्हाट वी डू, वी मिक्स देम। 100 gram of water at 80 is mixed with 50 gram of water at 40. What is the temperature of mixture? इस मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा? अभी जो हमारे पास पानी बना उसका टेम्परेचर कितना होगा, हम इस फॉर्मूले से ही करेंगे। एक बार आप ट्राई कर लो, ठीक है। एंड डोंट से कि आंसर इज 60, डोंट ऐड दीज एंड डिवाइड बाय 2। आप ऐसा कर सकते हैं, मास दिया ना दोनों का, एक का 100 दूसरे का 50। हाँ, एक जरूर है, ये तो कंफर्म्ड है कि हीट का फ्लो, ये जो 100 ग्राम वाला पानी है इसमें से निकलेगी हीट और दूसरे में जाएगी जो 50 ग्राम पानी है, ये चीज कंफर्म्ड है ना। इसका मतलब ये है कि जब ये 100 ग्राम पानी में से हीट निकली, इसका टेम्परेचर 80 था, और जब भी कोई बॉडी हीट लूज करती है टेम्परेचर कम होता है, तो ये 80 से कम आएगी वैल्यू हमारी। और जिसमें ये पानी, जिस पानी में ये हीट आई उसका टेम्परेचर 40 था, तो उसका तो बढ़ जाएगा। तो एक हमारा जो रिजल्ट होगा वो 80 से कम और 40 से ऊपर होगा। कितना होगा वो आपने इस फॉर्मूले से करना है, दिस इज द फॉर्मूला। देखो ये हमारे पास 100 ग्राम वाटर, ये हमारे पास 50 ग्राम वाटर, और ये आ गया जी जब मिक्स किया तो 150 ग्राम वाटर। इसका टेम्परेचर है 80, इसका टेम्परेचर 40 लिया था, तो इसका टेम्परेचर फाइंड करना है, यही क्वेश्चन है ना। M1 आपके पास है, अच्छा C दोनों का सेम ही होगा, C लिखना क्योंकि वाटर है। तो ये C, ये भी C, ये M1 100, M2 50, एक का टेम्परेचर 80, एक का 40 और रिजल्टेंट T है। तो ये जो T होगा बेटा, ये 80 से कम और 40 से ऊपर होगा, है ना, बिकॉज जो 80 डिग्री सेल्सियस वाला पानी है इट विल लूज हीट, और जो 40 डिग्री सेल्सियस वाला पानी है इट विल गेन हीट। द सब्सटेंस, द बॉडी विच लूजेस हीट, इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस, और जो गेन करेगी उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो मैं लिखूंगा M1 C डेल्टा T1 equals to M2 C delta T2. What is this M1? 100 C डेल्टा T1। देखो टेम्परेचर 80 से कम होके T हो गया,
So delta T will be 80 minus T equal to चेंज इन टेम्परेचर है ना, 80 से T हुआ, दूसरे का मास है 50, स्पेसिफिक हीट C ही है और चेंज इन टेम्परेचर कितना है T minus 40. इट इज ऑलवेज बिगर माइनस स्मॉलर. सॉल्व करके देखिए T आपके पास आ जाएगा. ये C और C कट जाएगा, 52s are 100, 160 minus 2T equal to T minus 40, 66.7 आएगा ये. देखो एक टेम्परेचर था 80, एक टेम्परेचर था 40, इसका अमाउंट था 100 ग्राम, इसका अमाउंट था 50 ग्राम. हमारा जो मिक्सचर का टेम्परेचर आया वो 66.7 है. किसके ज्यादा करीब है ये, 80 वाले के या 40 वाले के? इट इज मोर क्लोजर टू 66 इज मोर क्लोजर टू 80. थोड़ा ही फर्क है यहाँ, आप इसको 67 ही मान लो, 13 का डिफरेंस है, यहाँ पे ज्यादा है. हमेशा रिजल्टेंट उसकी तरफ होगा जिसका अमाउंट ज्यादा है. अगर ये 100 ग्राम होता ना तो आपका आंसर ऐसा कुछ आना था 55, 56. लेकिन अगर दोनों का मास बराबर है, अगर M1 और M2 बराबर है, सपोज करो यही क्वेश्चन है, M1 और M2 बराबर हैं, ये M1 M2 भी कैंसिल होता, ये भी कैंसिल होता, तो ये आना था आपके पास 80 माइनस T इक्वल टू T माइनस 40. तो तब आपका T आता 60 डिग्री सेल्सियस. मतलब आपने मीन निकालना है. मीन कैसे कब निकालोगे, लेकिन जब M1 और M2 बराबर हैं. इफ M1 और M2 आर इक्वल then this T will be equal to T1 plus T2 by 2. अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास बराबर है तो रिजल्टेंट टेम्परेचर विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल टेम्परेचर्स. अब इसी पे बेस क्वेश्चन और भी हैं. मान लो दो सब्सटेंसेस हैं, एक A है और एक B है. A का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, B का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस. इन दोनों के इक्वल अमाउंट्स लिए और उनको मिक्स कर दिया, और मिक्स करके जो रिजल्टेंट टेम्परेचर आया वो है 26 डिग्री सेल्सियस. A का टेम्परेचर 30 था, B का 20, इक्वल अमाउंट्स में मिक्स करके रिजल्टेंट टेम्परेचर 26 बन गया. तो बताओ स्पेसिफिक हीट की रेशो क्या होगी उनके? व्हाट विल बी द स्पेसिफिक हीट ऑफ A डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ B? व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट्स? आपको रिजल्टेंट टेम्परेचर दिया हुआ है, इंडिविजुअल टेम्परेचर्स भी गिवन है, और ये भी है कि दोनों का मास बराबर है. तो C1 by C2 या CA by CB बोला है, वो निकालना है. इजी है. देखो सेम इक्वेशन लगेगी. जिसका टेम्परेचर 30 है उससे हीट चली जाएगी इसमें जिसका टेम्परेचर 20 है. ठीक, अमाउंट बराबर है, ऐसे लिखूंगा CA M सेम रहने दो. रिजल्टेंट टेम्परेचर 26 आया तो 30 माइनस 26 इक्वल टू CB M 26 minus 20. M and M will be out. तो 30 minus 26 क्या हुआ? 4CA equal to 6CB. तो CA by CB क्या बना? 6 by 4 या 3 by 2. ऐसे और क्वेश्चंस भी करेंगे कल. चला, एक ही इक्वेशन है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. कल बात करेंगे 3 लिक्विड्स को भी मिक्स कर सकते हैं हम. ठीक है, बट लॉजिक सेम यूज होगा हर बार. इसमें नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में आएंगे ग्राफ वाले क्वेश्चन.